नमस्ते जी, नमस्ते. So this is important classic judgments coupled with obviously amendments क्योंकि उसके बिना discussion possible नहीं है. I'm already doing a series on Lakshmikant. The link to the playlist is down below. So you can watch that if you need to go into the pre-constitutional history because we've already discussed that. Now I believe that it's imperative that we get into certain discussions. तो आपने रट्टे बहुत मारे होंगे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, फलाना ढमकाना कुछ भी. But we need to understand why was it happening. Because if you understand this, then life becomes easier in UPSC, be it judiciary mains, be it writing essays for your semester examinations. So see, understand. Constituent Assembly ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दी थी, करेक्ट. तो यहाँ पे लड़ाई किस बात की हो रही है? इतनी सारी अमेंडमेंट्स 42nd हो गई, 24th हो गई, गोलकनाथ का केस हो गया, शंकरी प्रसाद हो गया, जो भी सब कुछ ये हो क्यों रहा है? मतलब इतनी लड़ाई लड़ क्यों रहे? अगर वो समझ में आ जाती है आपको बात, पॉलिटी विल बिकम crystal clear. All right. So it was intention of the Constituent Assembly, which was given to you via the Constitution. Okay. Then versus the intention of the Parliament. Now see, Parliament is always greedy for more and more power. Parliament का क्या चक्कर है कि जी मेरे पास तो सारा पिताजी का राज किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए. Then versus will of the people. Now what do you do with will of the people? फिर द पीपल कैसे, हम आपकी मर्जी कैसे एक्सप्रेस हो रही है? आप क्या चाहते हैं? प्रियम्बल किस शब्दों से शुरू होता है? वी द पीपल, करेक्ट. वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज आउट देयर ऑलमोस्ट एज अ चेक ऑल्सो ऑन वेल द पार्लियामेंट की पावर. सो देयरफॉर ये लड़ाई होनी शुरू हो गई एज सून एज बिकेम रादर इंडिपेंडेंट. नाउ दो चीज़ें हैं. सो ऑब्वियसली देखिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लक्ष्मीकांत वाली सीरीज़ में करी हुई है कि जी व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र वगैरह कौन था. अब कॉन्स्टिट्यूशन जब आई थी, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दी बनाकर. आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, इन दोनों को कहीं अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए. ये बहुत एक्चुअली काफ़ी लोग फंडामेंटल राइट पर फोकस्ड रहते हैं. आपकी ऑलमोस्ट सारी जजमेंट्स की जो रूट, जो जड़ है, वो ये है. दिस इज द कोर क्रक्स ऑफ द मैटर. नाउ 39B एंड 39C, 39 क्लॉज B that is. Obviously 39 GPSP, which part? Part 4 fundamental rights, part 3 citizenship, 2 and unionized territories, part 1. simple है. Ownership and control and बेसिक आपको सोशलिस्ट, दिस इज बेसिकली सोशलिज्म. तो ऑब्वियसली 42nd अमेंडमेंट से पहले तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड था नहीं ना. तो उससे पहले सोशलिस्ट टेंडेंसीज कहाँ थी कि जी हम सारा सामान बांटेंगे, विल बी बेसिकली अमीर की जेब में से हम पैसा निकाल के सारे गरीबों बांट देंगे, एवरीवन विल बी लाइक ऑन एन इक्वल फुटिंग. ओके. सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे चलेगी. अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 2-4 लोगों के पास ना रह जाए, सबके पास मतलब काफ़ी एक्सेस हो वेल्थ का. सो द पार्लियामेंट, नाउ पार्लियामेंट हैज़ टू इनैक्ट लॉज एज पर दीज. सो द पार्लियामेंट स्टार्टेड इट्स जॉब. ओके. सो इन 1950, रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन व्हेन? व्हाट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Is it the 26th November 1949 or 26th January 1950? Homework for you. All right. Land reform laws, सारा कलेश होना शुरू हो गया राइट टू प्रॉपर्टी से. ऑब्वियसली अब जब इकोनॉमी इन्होंने बढ़ानी है तो ये लोग बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी लेनी इन्होंने शुरू कर दी. एंड सर लोगों से जो जोर ज़बरदस्ती. एंड राइट टू प्रॉपर्टी was a fundamental right back then. So the will of the people, basically people started saying कि भैया एक एंड पे तो तुमने हमें फंडामेंटल राइट दे दिया, दूसरे एंड पे यार तुम कह रहे हो कि हम तुमसे राइट ले रहे हैं. जबकि 13 क्लॉज 2 के अंदर, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर इट्स वेरी स्पेसिफिकली रिटन दैट पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे योर फंडामेंटल राइट. That's like very confusing. तो वर्सेस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आ गई ना कि एक एंड पे तो आप कह रहे हैं कि जी फंडामेंटल राइट हम 13 क्लॉज 2 में नहीं लेंगे आपसे, एज इन कोई लॉ नहीं बनाएंगे कि जी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो जाए. ओके. और एक एंड पे कह रहे हैं जी टाटा आपकी राइट टू प्रॉपर्टी सब ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर, वी गोना टेक इट अवे. सो पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग इट. ऑब्वियसली हु विल दे गो टू? नॉट द पार्लियामेंट हु इज टेकिंग अवे देयर फंडामेंटल राइट. दे गोना गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये देखो तुम्हें बिठा रखा ना इधर कॉन्स्टिट्यूशन चेक करने के लिए,
तुम हमारा राइट दो, जो कि भाई हक बनता भी है। ओके जी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, अरे तुम कहाँ जाओगे बेटे सुप्रीम कोर्ट, इतनी सिरदर्दी कौन करे, who will spend all the time in litigation? We're going to do first and fourth amendment. We're going to start putting in laws in something known as a 9th schedule, which is basically the covered schedule. जो लॉ यहाँ चला गया up till obviously 24th April 1973, वो बाद की जजमेंट है। जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटिनी से सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ दिख भी नहीं सकता। Isn't it really funny? I mean, आप एक अमेंडमेंट करके एक ऐसा ही शेड्यूल डाल देते हैं कि अगर मैं कोई एक्ट उसमें प्लेस कर दूं सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ देख ही नहीं सकता, तो वो लोगों को बेसिकली पार्लियामेंट कहते हैं तुम कौन, हम आ गए, अब अंग्रेज गए हम आ गए, मुबारक हो जी सबको। अच्छा जी। सो देन पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग दिस ऑल्सो कि 9 शेड्यूल तुमने कैसे डाल दिया भैया, ऐसा कैसे तुम कानून बना दोगे जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ही बनाना था तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या थी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इजंट इट? आई मीन इफ यू हैड टू डू दिस नॉनसेंस, व्हाई डू यू वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन? इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों करी? वो क्रिप्स कमीशन, कैबिनेट कमीशन बुलाए, उसके बाद मिशन बुलाया राधा सॉरी, एंड देन उसके बाद सारी आपने चर्चाएं करी और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। क्या करना था, सीधा 9 शेड्यूल में डाल के जो पास करते करा लेते, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्या जरूरत। So people started challenging this also, this as in the insertion of the 9th schedule. So 9th schedule came via with the amendment of the first amendment. All right, very popular MCQ for your prelims, LLB entrances or whatever. अब again, like I started, fundamental right लोगों ने कहना शुरू करा। एक एंड पे तो 13 clause 2 में आप कह रहे हैं कि you will not make a law that takes away my fundamental right. So on the other hand, you are making an amendment now understand this is a very funny thing that happened, मतलब funny नहीं है, technical है थोड़ी सी। आप कह रहे हैं ना law, so the petitioner said the amendment कहाँ होती है, 368 के अंदर होती है of course। तो amendment जो आप कर रहे हैं ना वो law है as per 13 clause 2, वो जो शब्द जो दे रखा है आपका, that is basically a law। and since you cannot basically be making a law that violates a fundamental right, since आपने जो amendment करी है वो ये law है और 13 clause 2 तो already कह रहा है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, therefore ये तो चलेगा नहीं, ये आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट इनवैलिड है। ये चैलेंज लेके पिटिशनर्स पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, ये आर्ग्यूमेंट लेके 13 क्लॉज 2 एंड 368 वाला। होपफुली इट इज अ बिट क्लियर नाउ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो दैट केस लॉ का नाम क्या था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जस्ट लुक इट अप, आई कैन बी मिस्टेकन, अदरवाइज आई यहाँ पे लिख दूंगा मैं वर्सेस स्टेट क्या, बट नाम फर्स्ट नेम याद किया हुआ है। अच्छा जी, तो अब इन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट वालों ने कि हाँ फंडामेंटल राइट वाया 368 आप कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू टेक अवे एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे वांट। ओके, फंडामेंटल राइट जी अमेंड कर सकते हैं वाया 368। बहुत ही सुंदर बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आए हमारे प्रोटेक्टर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में, अगेन इन्होंने भी सेम आर्ग्यूमेंट यूज़ किया कि 368 जो है वो लॉ के तहत आता है, और इसके अंदर पार्लियामेंट ने 6:5 से 11 जज की बेंच होगी। पार्लियामेंट कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जी वी द पीपल से शुरू हो रही है ना, प्रेम्बल वी द पीपल से शुरू हो रहा है, वी गेव आवरसेल्व्स फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या कहा गया कि जी वी द पीपल, हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं आपको, आप अमेंड कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बात मान ली, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यू कैन अमेंड इट अदरवाइज। अब यहाँ पे ये जो कहानी है बेसिक स्ट्रक्चर की ये शुरू हुई। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस केस बाय MK Nambiar, whatever the pronunciation is. I think he's the father of KK Venugopal, right now the Attorney General of India. When I'm shooting this, of course, his tenure has just been extended for about 1 year. Okay. So the Supreme Court held कि जी जो आपकी amending power है वो legislative power है,
इक्वल हैं दोनों. लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? कानून बनाने की पावर, अमेंडिंग पावर टू अमेंड obviously the constitution. They are the same thing, and since 13 clause 2 is blocking you, you cannot take away, you cannot amend or touch the fundamental right. तो basic structure की जो गंगा है वो यहाँ से बहनी शुरू हो गई. Got it? But ये कहीं judgment में कहीं use नहीं हुई. So this doctrine obviously came ahead in Keshwanand Bharati, but you know the roots were planted here. Okay. Now some people will say you haven't discussed, you know, चंपकम, दोराई, राजन, and then बाकी एक दो केस लॉज और है बाद में. आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ वी केम टू वेयर वी आर टुडे. बेसिकली दोज जजमेंट्स रिलेट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ये they don't really fit well in this story as of right now. Obviously in the next video or in the next video to that we're going to discuss that as well. हम कहाँ भाग रहे हैं, है ना, हो जाएगा. अच्छा, अब क्या हुआ जी? गोलकनाथ के बाद कांग्रेस लॉस्ट हेविली, एज इन दे वन मतलब, लेकिन मतलब आप समझ लीजिए जैसे मोदी जी अगर 400 सीट जीते, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं, और अगले इलेक्शन में वो सिर्फ 280 जीत पाए, तो you won but you came down like really bad. So technically speaking you lost somewhere. तो कांग्रेस वालों को लगा कि भाई ये तो दिक्कत होनी शुरू हो गई. देन एक बैंक नेशनलाइजेशन की इनकी मूव थी. बैंक नेशनलाइजेशन केस आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हटाओ. पार्लियामेंट कह रहा है भैया हम तो 39B और 39C को ही इन इफेक्ट देने जा रहे हैं ना, तो ये कैसे हो गया? मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस, दैट ये तो तुम सारी चीजें हमारी कैंसिल आउट कर दोगे. अभी तुमने कह दिया कि मैं फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड कर सकता, अब तुम ये कह रहे हो कि मैं बैंक नेशनलाइज नहीं कर सकता. उसके साथ एक और ऑर्डर था जिसमें बेसिकली प्रिंसेस के जो प्रिवी पर्सेस थे, मतलब दे डी रिकग्नाइज द प्रिंसेस की भैया जाओ, हम आपको और कोई पैसे वैसे परपेचुअली नहीं दे पाएंगे आपको. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दी. तो इंदिरा गांधी जी जा गई कि भाई साहब ये तो बहुत दिक्कत हो गई. नाउ the intention of the parliament is at complete loggerheads with the supreme court at this stage कि ये तो सुप्रीम कोर्ट बदतमीजी करनी शुरू कर. अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर करके अपनी केस लॉ दे रहा है ना, अपनी जजमेंट दे रहा है. मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देती हूँ. अगर तुम मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक हिस्से से ये ऐसे जजमेंट निकाल के इसको पैरेलल ही रखोगे ना, मैं उसी हिस्से को अब अपनी सूटिंग के हिसाब से अब ऐसे कर दूंगी, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा. This was the thinking behind now what is going to happen. All right. Therefore, अब यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो गई कि एक एंड पे फंडामेंटल राइट हो गए. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, कुछ नहीं करोगे फंडामेंटल राइट्स को. एक एंड पे DPSP हो गए, 39B 39C मोस्टली, बट DPSP. तो इंदिरा गांधी जी ने स्नैप पोल करा दिया 1971 में. After this Supreme Court basically these two things, the bank nationalization case and that Princess Order, उसके अंदर अभी हम नहीं जा रहे, आगे कभी डिटेल में पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे. ओके. अच्छा, by the way I'll just add this video to the Lakshmikant playlist only so that you can watch the entire playlist. Things will become much more clearer to you. Then they came back heavily, मतलब अच्छी बहुमत. अगेन अगर 400 जीत रहे थे तो 380 के मुकाबले आगे होंगे. हाइपोथेटिकली, नॉट गिविंग यू द नंबर्स, दैट इज नॉट नीडेड हियर. अब 71 से लेके 72 के अंदर इन्होंने कहा फटाफट अभी तो पावर में है, काम करना शुरू करो. अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट, जिसमें क्लियर करा दिया कि जी हम तो पार्ट 3 अमेंड कर सकते हैं, तुमने जो करना हो कर लो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये बात डाल रही हूँ. अच्छा जी. और प्रेसिडेंट, जब पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट दी और आगे प्रेसिडेंट को अपना ठप्पा लगाने के लिए भेजा, तो कंपल्सरी असेंट करेगा प्रेसिडेंट 24th अमेंडमेंट. देखिए गुंडागर्दी चालू हो गई. बेसिकली यहाँ से स्टेज आ रहा है गुंडागर्दी, जो कि आपको लेके जाएगा 42nd अमेंडमेंट तक. ठीक है. एंड बेसिकली दिस वाज प्रीटी मच द यू कैन से द डेथ नेल फॉर कांग्रेस. देन 25th अमेंडमेंट. अब आप देखिए पावर कितनी है लोगों के पास. 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, ये कह रहे जी 14 और 19 जो है ना तुम्हारा, क्या है 14 इक्वालिटी पे फॉलो, 19 क्या है तुम्हारी फ्रीडम सी. ये जी छोटा सा है 39B और C के सामने. तो बेसिकली अगर कोई लॉ इनको वायलेट करता है, कोई हम लॉ ऐसा बनाते हैं
तो 31C के अंदर इन्होंने लिख दिया कि अगर हम कोई लॉ बनाते हैं विच इज बेसिकली ओके विथ 39B and C but violates or basically is not really harmonious with 14 or 19 or is not basically aligning well with them, sorry, that law will remain valid. So fundamental rights were given less importance than तो DPS पे पिताजी हो गए ना कि 39 अगर ओके करा रहा है तो और 14-19 को अगर वायलेट कर भी रहा है तो भी लॉ ओके है, वैलिड नहीं, मतलब बेसिकली इनवैलिड नहीं है। तो ये भी जी मुबारक हो जी। अच्छा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बेचारे हमारे प्रिंसेस को बचाया था उनके भी पर्स इन्होंने 29th अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट से उड़ा दिए। चलो जी मुबारक हो। और उड़ाकर सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू की बियॉन्ड कर दिया, 9th शेड्यूल के अंदर डाल के। दिस वाज द 26th and 29th amendments, no need to go into such details as of right now. Obviously when we discuss amendments in dedicated videos, then only will we able to discuss this. I'm giving you a very brief macro overview of what exactly happens, क्योंकि हम लोग जैसे LLB एंट्रेंस में भी रट्टे मार लेते हैं और फिर एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो इसीलिए कंफ्यूजन है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो जाए यू आर मोर देन केपेबल ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जाम दैट यू वांट टू। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब हम आ गए 73 में, राइट। गोलकनाथ पंजाब 67, दिस हैपेंड समवेयर 65, दिस हैपेंड इन 51, यहाँ 50 से हमने कहानी शुरू करी। अभी हम आ गए हैं केशवानंद भारती टड़ा 73। तो कैसे कॉमन सेंस लॉजिकल रीजनिंग से कि केशवानंद भारती क्या चैलेंज कर रहा होगा, यही सब, क्योंकि यहीं पे केस आ रहा है ना 73 में। क्रोनोलॉजी वो अमित शाह की मीम है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसे गुस्से होकर पता नहीं वो ऐसे ऐसे कर रहा है CAANRC वाला। अच्छा जी, तो आप क्रोनोलॉजी अगर आपने समझ ली है तो ठीक है। केशवानंद भारती जी में केस लॉ में ऑब्वियसली 13 जजेस की बेंच थी एंड देयर आर 11 सेपरेट जजमेंट्स। मतलब मुझे ही 20 एक वीडियोस लग जाएं इसको समझाने में, एंड आई एम गोइंग टू डू इट थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम बाद। एक्चुअली YouTube doesn't pay that much to make these taxing videos because this really takes, एक तो पंखा भी नहीं है, that's why it's पंखा चलिए छोड़िए, there's basically no motivation to give out to make such lengthy videos. Anyway, now my cribbing aside, 24th amendment upheld कर दी केशवानंद भारती में कि जी upheld कर दी है जी, हाँ करा लो। 24th amendment क्या थी, पार्ट, हाँ फंडामेंटल राइट अमेंड करा दो, ओके करा सकते हैं एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा जी मुबारक। गोलकनाथ केस कह दिया कि भैया ओवररूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे कह दिया था ना फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट, मतलब बेसिकली नहीं अमेंड कर सकते, अब हम कह रहे हैं कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे जो बात हुई थी अमेंडिंग पावर इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव पावर 368, इन्होंने कह दिया नहीं, पार्लियामेंट की एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, एक लेजिस्लेटिव पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, विच इज सेपरेट फ्रॉम पावर टू मेक लॉज, विच इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एनी अमेंडमेंट मेड अंडर 368 इज नॉट लॉ, देयरफॉर 13 क्लॉज 2 आने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, माइनॉरिटी जो 6 जजेस उन्होंने सिर्फ मतलब एक बोला था हल्के में, पूरे एक्सप्लिसिटली भी नहीं, कि फंडामेंटल राइट्स ना जो पार्ट हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के हैं तो फंडामेंटल राइट्स, बट वो माइनॉरिटी में थे। अब 6 जज अगर माइनॉरिटी में है तो ऑब्वियसली 7 जज मेजॉरिटी में, 13 जज की फुल बेंच थी, एंड देयर आर 11 सेपरेट जजमेंट्स। नाउ टू अंडरस्टैंड केशवानंद भारती you need to have known all of this first, and then we are going to enter into Keshwanand Bharati obviously in the coming videos, but first we will complete the chapters on लक्ष्मीकांत। तो जी फिर अब क्या हुआ, ये तो हो गया कि जी बेसिक्स फंडामेंटल राइट आप अमेंड कर लीजिए as long as you're not violating the basic structure, and basic structure की कुछ पॉइंटर्स इन्होंने यहाँ पे दिए which are not exhaustive, which will have to go through a lot of judgments जो कि आगे आएंगी, and then elaborate on what the basic structure and make a checklist of what all has been given, hardcore polity। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 1975 में जी एक इलेक्शन की जी पिटिशन लगी हुई थी, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, नाम तो सुना ही होगा है ना।
तो वो जो जी इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, इलेक्शन मैल प्रैक्टिस के चक्कर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भैया इलेक्शन मैल प्रैक्टिस हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने कुछ बदमाशी करी थी। ओके, इंदिरा गांधी जी को जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, समर वेकेशन चल रही, वेकेशन बैन चल रही थी कि तुम अभी पीएम एक्ट कर लो, बाकी तुम्हारी अपील बाद में देखते हैं। इंदिरा गांधी जी परेशान, इंदिरा गांधी जी कहने लग गई वाह बेटे वाह, ये तो मुझे खा ही जाएंगे, अगर इन्होंने गलत वर्डिक्ट दे दिया तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती है भाई। इन्होंने क्या किया कि जब तक बेटे तुम अपनी वेकेशन छुट्टी वुट्टी मना कर आना, एक एक दिन में इन्होंने 39th अमेंडमेंट पास आउट करा दी। और 39th अमेंडमेंट स्पेसिफिकली क्या लिखा, तुक्का मारिएगा क्या लिखा हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर की जो इलेक्शन के ऊपर कोई डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। दैट केम इन दी 39th अमेंडमेंट। जब तुम देख ही नहीं सकते तो तुम किस बात की हमारे को जजमेंट दोगे? केस ही नहीं बना ना, सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगा भैया जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता इस बात को। तो सॉरी हो गई, गुंडागर्दी देखी आपने। और अभी ना 42nd अमेंडमेंट पे आए भी नहीं, अभी तो अगली बार आएंगे। So now next time when we meet, I'm going to be discussing from the 39th amendment. तो समझ में आया कहानी, ट्रेन कहाँ से जा रही है, लड़ाई किस बात की हो रही है, कौन सी, क्यों अमेंडमेंट्स रटनी तो बहुत आसान है, लेकिन अमेंडमेंट हो क्यों रही है? बेसिक स्ट्रक्चर बोलना तो आसान है, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, क्यों आया, कहाँ से आया, पहली बार तो गोलकनाथ में मेंशन हो गया था, राइट? ठीक है जी। Baki link to, if you made it this far, then obviously you are like damn serious about your studies. Then you can check some links in the description. Everything is given in the description, from past year question papers, from book lists, to link to online courses, link to mock tests, whatever. Alright, ठीक है जी. Next we'll move maybe next week or after like a week or so to the next video, which going from 39th amendment to the 42nd to the 44th. काम करेंगे आगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।